आज हम बात करेंगे रोमांटिक पोइट्री के बारे में। बीए पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स में रोमांटिक पोइट्री से 10 नंबर का 10 नहीं 14 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने कहा है कि नोट्स की तरीके से हमें कंटेंट चाहिए, तो मैं नोट्स के तरीके से पढ़ाना शुरू किया है। रोमांटिक पोइट्री इज अ पोइट्री in which the poet discuss about romanticism, है ना, रोमांटिसिज्म के विषय में जो डिस्कस करते हैं, एंड फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक थीम इन फेवर ऑफ नेचुरल इमोशनल एंड पर्सनल थीम। रोमांटिक पोइट्री में क्या होता है, उसमें जो है पोएट डिस्कस करते हैं रोमांटिसिज्म को और फिलोसफिकल को और लिटरेरी माने सीखने योग्य या साहित्यिक आर्टिस्टिक थीम, है ना, कुछ कला भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और किस फेवर में, वो नेचुरल यानी प्रकृति के फेवर में, इमोशनल और अपना जो पर्सनल थीम होता है उसी को जो है रोमांटिक पोइट्री के पोएट जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। किसमें? अपनी पोयम में और अपनी वर्क में, है ना। तो आगे चलते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ रोमांटिक पोइट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट हुए रोमांटिक पोइट्री के, है ना। दिस पोइट्री बिलोंग टू द एंडिंग ऑफ 18th सेंचुरी। इनकी ये जो पोइट्री है इनकी, वो जो बिलोंग करती है, किससे बिलोंग करती है? 18वीं शताब्दी के अंत से, है ना, एंड स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी के शुरुआती समय से। When Wordsworth published preface to lyrical ballads, then started romantic poetry। जब वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स एक उनकी वर्क है, उनको जब उन्होंने रिलीज किया तो वहाँ से माना जाता है कि रोमांटिक पोइट्री की वहीं से शुरुआत हुई है। और ये लिरिकल बैलेड्स लगभग 18वीं शताब्दी में रिलीज किया गया था, पब्लिश किया गया था, है ना। ही बिकेम पोएट लॉरिएट इन 1843। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 ईस्वी में इनको पोएट लॉरिएट ये बन गए। ही इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड पब्लिश्ड मैनी पोएम और वर्क। ये जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए, है ना। और इन्होंने कई सारे पोएम और वर्क प्रोड्यूस किए। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि वहाँ पर बात चल रही थी किसकी? फ्रैटर्निटी की, इक्वलिटी की, है ना। आगे चलते हैं। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड्स। वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश की लिरिकल बैलेड्स को, जो कि उन्हीं की वर्क है। और लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम है और कोल्ड्रिज की 4 पोएम है। दोनों ने मिलकर, वर्ड्सवर्थ से जब कोल्ड्रिज मिले तो उन दोनों ने मिलकर जो है इस किताब को लिखा, इस वर्क को लिखा, जिसमें से 19 पोएम वर्ड्सवर्थ के हैं और 4 पोएम कोल्ड्रिज के हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जा सकता है। दोनों ने मिलकर के लिरिकल बैलेड्स लिखा और टोटल जो है वो 23 पोएम हैं। और आगे चलते हैं। द फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड्स इज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। और लिरिकल बैलेड्स वर्क की पहली कविता जो थी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है ना। इनकी फर्स्ट एडिशन, लिरिकल बैलेड्स की फर्स्ट एडिशन जब उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने किया तो लोगों को समझ में नहीं आया और उनकी बहुत ही मतलब कि क्रिटिसिज्म हुआ, उनकी आलोचना हुई बहुत। लेकिन जब फिर बाद में सेकंड एडिशन जब आया तो उनमें जो है वर्ड्सवर्थ पहले उनको दिखाए कि इसमें
इस वर्क में ये चीज़ है। जैसे प्रीफेस में नहीं होता है, बुक में सबसे पहले दिखाते हैं कि बुक में पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, इसके विषय में बताया गया है। तो जब सेकेंड एडिशन में इन्होंने लिरिकल बैलेट्स का सेकेंड एडिशन प्रोड्यूस किया, रिलीज किया, पब्लिश किया, तो आदमी को मतलब कि वहाँ के व्यक्ति को बहुत ही पसंद आया, है ना। और ये सेकेंड एडिशन बहुत ही फेमस हुआ। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स इंक्लूड थ्योरी ऑफ पोइट्री एंड हाउ टू राइट पोइट्री। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स जो सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ, तो उसमें क्या था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में उसमें इंक्लूड किया गया था किसको, थ्योरी ऑफ पोइट्री को, पोइट्री की थ्योरी को, है ना। और उसमें ये भी क्रिएट किया गया था कि हाउ टू राइट पोइट्री, पोइट्री को लिखा कैसे जाए, उसमें रूल अपनाया गया था। तो सबसे पहले क्या होता है, पोइट्री को लिखने का सबसे पहला तरीका होता है, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर रिकलेक्शन करते हैं, जहाँ तहाँ से जैसे तैसे सारे चीज़ को लाते हैं, है ना। उसके बाद उसमें जो है हम फिल्टरिंग करते हैं। फिल्टरिंग में देखते हैं कि कौन सा लिखने लायक है और कौन सा लिखने लायक नहीं है। उसके बाद जो बचता है तो हम क्रिएशन ऑफ पोइट्री में लिख देते हैं और फिर क्रिएशन ऑफ पोइट्री हो जाती है, पोइट्री को क्रिएट कर दिया जाता है ना। उसके बाद अगले राइटर हैं एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज वाज होपलेस राइटर। एस.टी. कोलरिज जो है वो आशाहीन राइटर हैं, क्योंकि ये नशा बहुत करते थे, है ना, वो नशा बहुत करते थे ये एस.टी. कोलरिज। ही कंट्रीब्यूट लिरिकल बैलेट्स, मैंने पहले भी जाना कि इन्होंने जो है 4 पोयम वो लिरिकल बैलेट्स में इन्होंने लिखी हैं, इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है कि ही कंट्रीब्यूट लिरिकल बैलेट्स, इन्होंने लिरिकल बैलेट्स में सहयोग किया है। ही फाइट फेल्यूर्स एंड प्रोड्यूस एन ओड, कुबला खान, क्रिस्टाबेल, द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनन, बायोग्राफिया लिटारिया, है ना। इन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा इनको अपने जीवन में फेल्यूर मिला और उनसे ये लड़े और उन्होंने प्रोड्यूस किया। एन ओड इनकी ही वर्क है, कुबला खान, क्रिस्टाबेल, द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर, है ना, और बायोग्राफिया लिटारिया, ये पोयम जो इनकी है वो बहुत ही एक्सट्रीमली फेमस हुई थी। ही वॉज फोकस्ड ऑन फैंसी एंड इमेजिनेशन, ये जो है अपने वर्क में फोकस करते थे किस पे, फैंसी और इमेजिनेशन पे। फैंसी क्या होता है, नॉट चेंज बट एडजस्ट। फैंसी जो है किसी भी बात को जो है बदल नहीं सकते हैं लेकिन एडजस्ट जरूर कर सकते हैं। और इमेजिनेशन क्या होता है, ओनली सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं और जो इमेजिन किए हैं उसको हम बदल भी सकते हैं, लेकिन इनकी आइडिया जो होती थी वो सेम होती थी, इनके आइडिया जो है वो सेम होती थी। आगे चलते हैं। अगले राइटर हैं विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक वाज वन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट पोएट ऑफ रोमांटिक पोइट्री। विलियम ब्लेक भी जो हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट हैं रोमांटिक पोइट्री के। ही डिस्कस रियल प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, चर्च एंड स्टेट। इन्होंने जो है रियल प्रॉब्लम को जो इन्होंने अपने जीवन में प्रॉब्लम देखी उन पर ये बात किए हैं। जैसे रियल प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं और ये चर्च की बात करते हैं अपने पोएम में, और राज्य की बात करते हैं ना। ही वाज असॉर्टिक ही प्रोड्यूस पोएम via सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने जो है पोएम को 2 तरीके के माध्यम से प्रोड्यूस किया है। पहला है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और दूसरा है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में ये अच्छी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते थे और उसी के जवाब में सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में ये उनमें जो कमियां होती थी, है ना,
उसको ये दिखाने की कोशिश करते थे। उनमें जो बुराइयां होती थी उनको दिखाने की कोशिश करते थे सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में। और इसके बाद फिर चलते हैं रोमांटिक। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, रॉबर्ट साउदी वाज लेक पोएट बिकॉज दे वेयर लाइव नियर लेक। रोमांटिक पोइट्री में लेक पोएट का बहुत ही महत्व है। ये 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि लेक पोएट कौन कौन से हैं, है ना। तो लेक पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज और रॉबर्ट साउदी। क्यों हैं? क्योंकि ये लोग जो हैं ये कहाँ रहा करते थे? लाइव नियर लेक। ये कहीं भी रहे लेकिन वो नियर के लेक के नज़दीक ही रहते थे, है ना। आगे चलते हैं। लॉर्ड बायरन हैव ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस। लॉर्ड बायरन भी जो है वो रोमांटिक पोइट्री के बहुत ही बेहतरीन कवि हैं, है ना। लेकिन इनके पास जो है वो ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा था, ये ट्रेवल बहुत करते थे। एंड ही रोट फेमस पोएम लाइक सी वॉक्स इन ब्यूटी। डो जॉन, इनकी जो फेमस पोएम है वो है सी वॉक्स इन ब्यूटी। ये पोएम बहुत ही बढ़िया है। ये एक व्यक्ति की वाइफ होती है, उन्हीं की सुंदरता का बखान करते हैं इसमें, है ना। और दूसरा जो बुक है वो डॉन जुआन, दूसरा जो पोएम है। ही वॉज मैरिड टू एनी आइसाबेला। इनकी विवाह जो है वो होती है एनी आइसाबेला से, और इनकी मृत्यु जो है वो किसी ग्रीस कंट्री में होता है। ये लॉर्ड बायरन जो है बहुत ही अय्याश किस्म के व्यक्ति थे। पी.बी. शेले, अब आगे बढ़ते हैं। पी.बी. शेले कॉल्ड मैड शेले बिकॉज हिज थिंकिंग वाज पार्टियल। पी.बी. शेले को जो है वो मैड शेले भी कहा जाता है क्योंकि इनकी थिंकिंग जो है वो बहुत ही अलग होती है, वो बहुत ही अलग थी, है ना। ही ऑलवेज सपोर्ट एंथिज्म। एंथिज्म क्या होता है पता है आप लोगों को? एंथिज्म का मतलब होता है नास्तिकता, जो कोई धर्म को ना मानता हो, है ना। ही मैरिड गर्ल वाज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड। इनकी विवाह जो है वो 13 साल की उम्र की लड़की से हुआ था। ही रोट पोएम वाज द नेसेसिटी ऑफ एंथिज्म। इनकी जो पोएम है वो पहली पोएम है द नेसेसिटी ऑफ एंथिज्म, है ना। एंथिज्म का मतलब होता है नास्तिकता, किसी भी धर्म को ना मानने वाला। और इनकी दूसरा वर्क है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, है ना। मतलब कि जैसे तैसे, इसलिए इसको मैड शेली कहा गया है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, फिर है स्काई लार्क, और इनकी सबसे जो फेमस पोइट्री है ना, वो है ए डिफेंस पोइट्री, जबरदस्त है पी.बी. शेले का, है ना। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स वाज ओनली अ राइटर और पोएट हु रोट ऑन नेचर इन रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री में जॉन कीट्स जो हैं वो ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेचर पर लिखते हैं, है ना। और जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये कई सारे चीज़ पर लिखते थे, लेकिन जॉन कीट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर के ऊपर लिखा करते थे। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फिलॉसफी। इनको कोई फिलॉसफी में इंटरेस्ट नहीं था, ना ही रिलीजन में इंटरेस्ट था, ना ही पॉलिटिकल थ्योरी में, किसी में इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नेचर में। इनकी मृत्यु जो होती है वो ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो जाती है। हिज फेमस पोएम वाज ओड टू नाइटिंगेल। जबरदस्त है, इनकी फेमस पोएम है ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम एक्सेट्रा, और भी कई सारे हैं। अब हम जानेंगे कि हमने जो इतना रोमांटिक पोइट्री पढ़ी, इसकी हम पोएट को कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, रिमेंबर ट्रिक ऑफ रोमांटिक पोएट। इसमें जो है मैंने JSWWPL, है ना। इसकी ट्रिक है J से जॉन कीट्स, S से सैमुअल टेलर कोल्ड्रिज, W से विलियम वर्ड्सवर्थ, और W से विलियम ब्लेक, और P से पी.बी. शेले, L से लॉर्ड बायरन। इसको याद रखने का तरीका है,
जोकर साला वाइन पी लिया। आप याद रखेंगे, जोकर साला वाइन पी लिया। जे से जॉन किट्स हो जाएगा, साला का मतलब हो गया एस से एस.टी. कोल्ड्रिज, और वाइन जब होगा तो वाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ को भी रखेंगे और विलियम ब्लेक को भी रखेंगे। पी लिया, पी का मतलब पी.बी. शेले है ना, एल्स का मतलब लॉर्ड बायरन। ऐसे आप याद रख पाएंगे सभी को, है ना। जोकर साला वाइन पी लिया। तो आप हमारी, यदि आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना, और हमें बताएं कि आपको वीडियो देखकर कैसा लगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम में क्या कमी है ना। और कमेंट में आप बताने की कोशिश करें कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो उनमें क्या गड़बड़ी है, गड़बड़ी निकालिए, है ना। धन्यवाद।